हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वन टॉपिक। आज के इस सेशन में हम कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा नया चैप्टर होने वाला है फेडरलिज्म, क्लास 10th के लिए। क्या आपको पता है कि दिल्ली के नियम अलग हैं और पंजाब में अलग, लेकिन देश एक ही है हमारा? यह कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या पूरे देश को एक ही सरकार चलाती है या राज्यों के पास अलग अलग पावर है? सच बताऊं, 90% स्टूडेंट फेडरलिज्म को गलत समझते हैं और एग्जाम में मार्क्स लॉस कर देते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको फेडरलिज्म ऐसे समझाऊंगा, कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम जानेंगे पावर शेयरिंग क्या है, सेंटर वर्सेस स्टेट कैसे काम करता है और एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। तो वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि ये चैप्टर आपके मार्क्स डिसाइड करेगा। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म चैप्टर में पहले तो मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बता देता हूं। वो कीवर्ड्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं। कौन से कीवर्ड्स हैं? जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहले लिखा हुआ है। आपको सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो फेडरलिज्म क्या होता है। हिंदी में इसे हम संघवाद कहते हैं। फेडरलिज्म को हम हिंदी में संघवाद। संघवाद क्या होता है? अच्छा, दोनों ही वर्ड डिफिकल्ट है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। संघवाद का मतलब, इसमें दो वर्ड से हम इसको अलग करते हैं। संघवाद, संघ का मतलब होता है ग्रुप। लास्ट चैप्टर अगर आपको याद हो तो लास्ट चैप्टर में हमने दो एग्जाम्पल लिए थे। पहला एग्जाम्पल था बेल्जियम का और दूसरा एग्जाम्पल था ऑफ कोर्स श्रीलंका का। दोनों ही एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? एक तरफ गवर्नमेंट जो है वो सिंगल गवर्नमेंट चला रही थी, वो दूसरों की बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। दूसरी तरफ एक ऐसी गवर्नमेंट जो सबके बारे में सोच रही थी, अपर लेवल, लोअर लेवल और सबसे नीचे, जिसको हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट के बारे में कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा था। अगर आपको नहीं पता है तो वो वीडियो आपको मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो संघवाद में क्या है? कोई भी एक सिंगल गवर्नमेंट नहीं ऑपरेट होती है, उसमें मल्टीपल लेवल पे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग गवर्नमेंट होती है। तो फेडरलिज्म का मतलब हो गया कि जब कई सारी गवर्नमेंट की कई सारी शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट जब मिलके किसी एक देश को चला रहे हो, उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। दूसरी यहां पे बात है डिसेंट्रलाइजेशन। दो तरीके से यह भी काम करता है। एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब क्या होता है? एक है सेंटर से शुरू और एक के आगे डी लग जाएगा। सेंट्रलाइज का मतलब होता है सारी पावर एक के हाथ में चली जाए, और डिसेंट्रलाइजेशन जब डी आगे लग जाए तो इसका मतलब होता है वो पावर अलग अलग लोगों में बट रही है, अलग अलग डिपार्टमेंट में बट रही है। ठीक है, तो दो ही अंतर है। पहला अंतर क्या है? सेंटर से शुरू होगा तो पावर एक के हाथ में, और डी सेंटर अगर कहेंगे तो इसका मतलब होता है हम पावर्स को बांट रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम कुछ इस तरीके से इसको क्लियर करेंगे ताकि ये हमारे एग्जाम बेस्ड चीजें हो जाए और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। कोशिश करेंगे एक ही वीडियो रहे, बाकी देखते हैं जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती है। तो यहां पे दो हमारे सामने दो टॉपिक हैं। पहला है यूनिटरी सिस्टम और दूसरा है फेडरलिज्म। फेडरल सिस्टम, यूनिटरी, आपने पढ़ा होगा बचपन में यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है? पहला डिजिट होता है, फर्स्ट डिजिट। ठीक उसी तरीके से यूनिटरी सिस्टम भी काम करता है। यूनिटरी सिस्टम का मतलब होता है सिंगल गवर्नमेंट। जैसे मान लो आपकी फैमिली को ही ले लेते हैं। मान लो फैमिली में बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ठीक है, परिवार में मान लो 10 से 15 लोग रह रहे हैं, और उन 15 लोगों में कोई एक बंदा ही अपनी चलाता है, चाहे वो फादर हो चाहे मदर हो। उसका जो डिसीजन होता है वही सबको मानना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से यूनिटरी सिस्टम में भी होता है। फैसला जो है वो सिर्फ एक बंदा लेता है और बाकी सबको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो यूनिटरी सिस्टम में सिंगल गवर्नमेंट, एक बंदे के हाथ में सारा का सारा फैसला होगा। ठीक है, वन मेन लेवल नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि इसमें नेशनल गवर्नमेंट जो होती है, नेशनल गवर्नमेंट जो पूरे देश को चलाती है, पूरे कंट्री को, पूरे कंट्री के ऊपर सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है। जैसा वो चाहेगी वैसा वो फैसले ले सकती है। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट हमारे पास है फेडरल गवर्नमेंट। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, फेडरल का मतलब होता है ग्रुप, लेवल्स, कई सारे लेवल। तो फेडरल में क्या होगा? सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो कई लोग मिलकर चलाएंगे, उसके मल्टी लेवल्स होंगे। वो एक बंदा या कोई नेशनल गवर्नमेंट नहीं चला रहा होगा। तो ये ठीक अपोजिट है। फेडरल सिस्टम में क्या है? पावर को दो या कभी कभी तीन या कभी कभी उससे भी ज्यादा पार्ट में बांटा जाता है। पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा बेल्जियम में एक स्टेट गवर्नमेंट थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी,
एक कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, यानी कि गवर्नमेंट को दो से ज्यादा पार्ट्स में बांट दिया गया, एक से ज्यादा पार्ट्स में बांट दिया गया मेनली। ठीक है, तो यहां पावर किस किस के हाथ में रहेगी बच्चे? यहां पावर रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, और साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट, या इसको हम कभी कभी कम्युनिटी गवर्नमेंट भी कह देते हैं, कम्युनिटी कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, तो तीन, एक से ज्यादा लेवल हो तो आप कह दोगे फेडरल सिस्टम, और जब सिंगल लेवल हो तो आप कहोगे यूनिटरी सिस्टम। ठीक है, काफी आसान है। कुछ और चीजें देख लेते हैं। देखो यहां पे क्या है, जब एक बंदा फैसले लेता है और एक ही पार्टी सारा काम करती है, तो ज्यादातर केसेस में, मैं ये नहीं कह रहा सभी केसेस में, क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे फेडरलिज्म तो वो कहते हैं खुद को, बट वहां चल यूनिटरी सिस्टम ही रहा है। कहने का मतलब है कि वहां सरकार एक ही बंदे की है, वही सारा कुछ मैनेज करता है, एक ही पार्टी हर बार सरकार बनाती है। इसके एग्जांपल्स मैं आपको आगे दूंगा और आपको धीरे धीरे पता लगेगा। अभी देखो यहां क्या हो रहा है, ये मशीन जो है एक तरफ लुढ़क गई है पूरी की पूरी, यानी ये खराब हो गई है। क्यों हो गई है खराब? क्योंकि एक ही बंदे के ऊपर सारा का सारा प्रेशर आ रहा है। और जब जैसे श्रीलंका में हमने देखा, श्रीलंका में क्या था, वो अपनी मनमानी कर रहे थे, सिंगला कम्युनिटी के जो लोग थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे, वो दूसरों की सुन ही नहीं रहे थे। तो इससे क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है, मशीन खराब हो जाएगी, यानी देश जो चल रहा है वो पूरा तबाह हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम पावर्स को बांटते हैं अलग अलग लेवल में, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है, स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, सारी चीजें होती है इसमें। मतलब 3 या 4 या 2, मतलब कम से कम 2 लेवल और मैक्सिमम 3 या 4 लेवल भी देखे जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, स्टेबल है, बिल्कुल बैलेंस बना हुआ है, सबको पावर मिल रही है। ठीक है, तो इसमें आप अगर एज ए एग्जांपल देना चाहो पेपर में, इस चैप्टर में भी आप बेल्जियम का एग्जांपल देख सकते हो। मतलब फर्स्ट चैप्टर से चीजें चोरी करके आप इसमें भी लिख सकते हो। अगर आपसे फेडरल सिस्टम के बारे में पूछता है तो आप बेल्जियम का एग्जांपल दे सकते हो, और जब आपसे यूनिटरी सिस्टम के बारे में पूछता है और ये पूछे कि यूनिटरी सिस्टम फेल कैसे होता है, तो उसमें आप श्रीलंका का एग्जांपल दे सकते हो। काफी आसान चीजें। ठीक है, यूनिटरी में आप श्रीलंका का एग्जांपल और फेडरल में आप बेल्जियम को एग्जांपल के रूप में दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है फेडरलिज्म के 7 पिलर। हम इस चैप्टर में मेनली फेडरलिज्म के पिलर, मतलब एक ऐसा मकान, अगर मैं इसको फेडरलिज्म मान लूं तो ये 7 अलग अलग पिलर पे खड़ा है, यानी बिना इन 7 पिलर्स के फेडरलिज्म काम करना बंद कर देगा। ठीक है, वो हम पार्ट 1 में सबसे पहले पढ़ रहे हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक को याद रखना, TJCACRD। TJCACRD मतलब क्या है, द जज कैन ऑलवेज कैच रूल ब्रेकर्स डेली। कहने का मतलब यह है, द जज कैन के बाद ऑलवेज कैच रूल ब्रेकर डेली। यानी बच्चों जो जज होता है वो डेली ऐसे बंदों को पकड़ता है जिन्होंने कोई कानून तोड़ा हो, चोरी की हो या किसी तरीके की गलत चीज की हो, तो जज का काम होता ही है। तो फेडरलिज्म का सबसे पहला पिलर जो है वो है जज से जुडिशरी। उसके अंदर आप ये लिख सकते हो कि ये जुडिशरी का काम होता है कि वो डेली जो भी चाहे रूल ब्रेक कर रहा हो, चाहे वो अपर लेवल का कोई बंदा हो, चाहे गरीब बंदा हो, चाहे मिडिल क्लास बंदा हो, वो किसी के अंदर बायस नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि भाई ये अमीर है इसको छोड़ देता हूं, गरीब को पकड़ लेता हूं, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहला जो पिलर है वो है जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम होता है, रूल को फॉलो करवाना। इसके लिए कोर्ट्स होते हैं, 3 तरीके के कोर्ट्स, वैसे तो और ज्यादा भी होते हैं लेकिन अभी हम मेनली 3 पढ़ेंगे। पहले होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये तीनों के तीनों कोर्ट क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों कोर्ट जो हैं वो ये डिसाइड करते हैं क्राइम को रोकने का, किस तरीके से रोका जाएगा। अब वो क्राइम कैसा भी हो सकता है, वो पॉलिटिकल क्राइम हो सकता है, वो देश के लिए कोई क्राइम हो सकता है, या नॉर्मल चोरी जो करते हैं लोग वैसा कोई क्राइम हो सकता है। वो सारी चीजें हैंडल करना जुडिशरी के अंदर में आता है, सारे काम जुडिशरी के होते हैं। ठीक है, इसके लिए 2 लेवल्स, देयर आर 2 और मोर और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट।
तो इसके लिए दो तरीके की या दो से ज्यादा तरीके की गवर्नमेंट, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक और नाम से जाना जाता है बच्चे, यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद होता है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरे पे हम इंडिया में पंचायत सिस्टम है, और वैसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ये 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है हमारे पास, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करती है जुडिशरी। जुडिशरी क्या करती है? तीनों के बीच बैलेंस बना के चलती है, यानी चाहे सेंट्रल हो, स्टेट हो, चाहे हो लोकल गवर्नमेंट, तीनों के बीच बैलेंस बनाकर कोई अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल ना कर ले या कोई दूसरे को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। ये सारा काम है जुडिस्डिक्शन का, यानी कि जुडिशरी का। अब इसके अंदर हम ये पढ़ते हैं एक और चीज, जुरिस्डिक्शन एक वर्ड आता है। जुडिशरी और जुरिस्डिक्शन दो अलग अलग वर्ड है। जुडिशरी को हम न्यायालय बोलते हैं, और जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे अंदर में, जैसे ये YouTube चैनल मैं चला रहा हूं, तो मेरे अंदर में इस YouTube चैनल में जो भी चेंज करना होगा वो मैं कर दूंगा, ठीक है। या वीडियो बनाना, एडिट करना, ये सारी चीजें, तो ये सारे मेरे अंदर में आ रहा है, तो इसको कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। ठीक उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग ज्यूरिसडिक्शन होती है, स्टेट लेवल अलग तरीके से फैसले लेता है। लोकल गवर्नमेंट, जैसे मान लो आर्मी को कोई ऑर्डर देना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ऑफ कोर्स। पुलिस को कोई ऑर्डर देना है तो वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। और लोकल लेवल पे नालियां बनवाना या ये सब काम, या झाड़ू लगवाना या पानी पहुंचवाना, ये सब पंचायत या लोकल गवर्नमेंट का काम है। तो सबके अपने अपने एक क्राइटेरिया बना हुआ है सबका, कि मैं इससे ज्यादा काम नहीं करेगा कोई, या इससे कम नहीं करेगा। उसी को हम बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शन, यानी किसके अंडर में कौन कौन से काम आते हैं, ठीक है। तो ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड होता है, अलग अलग गवर्नमेंट का अलग अलग सिटीजन पे राज। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो देश के अंदर सारे जो लोग हैं वो किसके अंदर आएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएंगे। उनके लिए फैसले कौन ले सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ले सकती है। एक स्टेट के अंदर रहने वाले लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट फैसले लेती है, और लोकल गवर्नमेंट किसके लिए? जो आसपास के कॉलोनी मोहल्ले में जो लेते हैं उनके लिए फैसले लोकल गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। सबसे पहला पिलर है कि वो क्या डिसाइड करता है? ज्यूरिसडिक्शन। तो इन दोनों के बीच अंतर है, जुडिशरी एक अलग चीज है, ज्यूरिसडिक्शन अलग चीज है। जुडिशरी को हम थोड़ा सा बाद में और अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 3 से 5 फीचर, 3 to 5, 3, 4, 5, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे CAC, 3 वर्ड से, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। 7 पिलर में से 2 मैंने बता दिया आपको। पहला मैंने बताया जुडिशरी, जज, ठीक है। दूसरा मैंने बताया ज्यूरिसडिक्शन। हर लेवल के अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, हर किसी का अपना फैसला लेने का तरीका होता है, दूसरा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है कुछ हद तक, ठीक है। तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा है, तीसरे को हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। चौथा हमारा ए से है अमेंडमेंट, और पांचवा है कोर्ट एज एम्पायर। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, चुटकियों में समझ में आएगा। देखो, हम जानते हैं ये फेडरलिज्म मानते हैं, इसको फेडरलिज्म, और इस फेडरलिज्म के ऊपर है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये इसको कंट्रोल करके रख रहा है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो तो क्या होगा? फेडरलिज्म अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहता है कि आपको काम कैसे करना है, सभी को आपस में मिलजुल के कैसे काम करना है, रूल कैसे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे किस में लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, आपको मालूम होगा, इसके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, कब बना, कैसे बना, किन किन लोगों ने मिलकर बनाया, ये सब आप पढ़ चुके होंगे। अभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर डेमोक्रेसी है, अगर डेमोक्रेसी है या फेडरलिज्म है, तो उस देश में कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बुक है जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं। उसमें यह लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, उसमें यह लिखा हुआ है कि रूल कैसे फॉलो करवाए जाएंगे या किए जाएंगे, ठीक है। ये 2 चीजें।
तो कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। तीसरा पिलर क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो भी डेमोक्रेसी भी नहीं होगी और फेडरलिज्म भी नहीं होगा। फिर है अमेंडमेंट। अच्छा एक बात बताओ, आज से 500 साल पहले कोई रूल बनाओ और वो रूल आज तुम पे लागू कर दिया जाए कि ऐसे करना। जैसे मान लो पुराने टाइम पे क्या था, गर्ल्स की शादी बहुत जल्दी हो जाती थी, 12 साल 10 साल 9 साल पैदा होते ही कभी कभी। तो अगर वो रूल आज लागू कर दिया जाए तो क्या कोई मानेगा? बहुत मुश्किल है, मानना बहुत मुश्किल है ना। तो क्या हुआ, जब जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो हर चीज बदलती है, रूल भी बदलते हैं। उसी को कहते हैं बेटा हम अमेंडमेंट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बच्चे बना था 1949 में, बनकर तैयार हुआ था नवंबर में और 50 में लागू हो गया था जनवरी में। लेकिन उस समय का जमाना अलग था और आज हमें आजाद हुए लगभग 76 ईयर्स के आसपास हो गए। तो आज 76 साल बाद मुझे कोई कहे कि सेम रूल फॉलो करो तो मैं करूंगा क्या? नामुमकिन है। मैं बोलूंगा क्यों, उस समय ये चीजें नहीं थी। पहले लोग धोती पहनते थे, अब आज लोग जींस टॉप पहनते हैं। तो अगर कोई मुझे मना करेगा, मेरे कल्चर को रोकेगा या मुझे ये कहेगा कि तुम ये हिंदू छोड़ के मुस्लिम मत बनो, मुस्लिम छोड़ के हिंदू मत बनो, ऐसी चीजें अगर कोई कहेगा तो क्या मैं आज की डेट में मानूंगा? बिल्कुल भी नहीं। कोई मुझे कहेगा कि कास्टिसिज्म, पहले SC ST बहुत लो कास्ट के, उनके साथ बैठना उठना भी बहुत मुश्किल था। अगर आज की डेट में कोई ऐसा कहेगा तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत पुराना बना हुआ है, इसमें बहुत सारी नई नई चीजें हर बार क्या होती हैं? ऐड होती हैं। जब किसी नई चीज को ऐड करते हैं और पुरानी चीज को, जो पुरानी हो चुकी है, उसको निकाल देते हैं, उसी को कहा जाता है अमेंडमेंट। ठीक है, नई चीज को डालना कॉन्स्टिट्यूशन में और पुरानी चीज को निकालना अमेंडमेंट है। यह भी एक पिलर है। क्यों है? क्योंकि अगर पुरानी चीजें चेंज नहीं होगी, जैसा मैंने अभी बताया, तो क्या होगा? लोग इसके लिए क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। जैसे पहले के टाइम पे क्या था, स्कूल कॉलेज इतने अच्छे नहीं खुले थे, चीजें उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रही थी, गवर्नमेंट भी अच्छे तरीके से काम नहीं करती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम लैप्स हुआ, उसमें चेंज आया कॉन्स्टिट्यूशन में, धीरे धीरे करके डेवलप इंडिया होने लग गया। तो ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। हर साल एक दो अमेंडमेंट होते रहते हैं। आप लेटेस्ट में भी चेक कर सकते हो, जैसे GST बिल आया, पहले GST नहीं था, नॉर्मल टैक्स था। फिर सरकार ने नॉर्मल टैक्स को खत्म करके GST ले आई कि सिंगल टैक्स लगेगा 18%, ज्यादातर चीजों पे सिंगल टैक्स लगेगा। तो अगर चीजें बदलती ही नहीं तो क्या रहता? कॉन्स्टिट्यूशन किस काम का, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम, इलास्टिक। देखो, जैसे ये एक सख्त चीज है, अगर मैं इसको ऊपर नीचे करूंगा तो ये टूट जाएगी, लेकिन अगर मैं नीचे करने से नीचे मुड़ जाए और ऊपर करने से ऊपर मुड़ जाए तो ये ज्यादा दिन तक चलेगी, है ना। और अगर ये रिजिड रहेगी, कठोर, तो हल्का सा ऊपर नीचे करते ही टूट जाएगी। सेम वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन समय के हिसाब से नहीं बदलेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा लोग उसे मानेंगे ही नहीं, लोग वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, यानी वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं तो उसके साथ साथ हमें अमेंडमेंट को भी फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने ही पड़ेंगे। अगला क्या है? अगला है कोर्ट। फिर मान लो दो चीजें बताता हूं मैं आपको। पहला, कभी ऐसा रूल हुआ कि गलत निकाल दिया गया, लोगों को पसंद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा चेंज कर दिया गया कि लोगों को पसंद नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था एक आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन हुए थे, उसमें क्या था? लोगों को पसंद नहीं था कि कुछ नया आ गया है, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया? उसका विरोध किया। फिर लोग कोर्ट के पास गए और कोर्ट ने कहा ये रूल सही नहीं है, इसको दोबारा बनाओ। तो सरकार को उस रूल को वापस लेना पड़ा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है, सरकार से गलती हो जाती है, वो ऐसे रूल लागू कर दे कि लोगों को पसंद ना आए। तो इसके बीच में कौन आ जाएगा? कोर्ट। कोर्ट कहेगा भाई ऐसे कैसे, मैं अभी जिंदा हूं, अभी ये काम नहीं चलने वाला है, ये रूल लोगों के लिए खिलाफ है, आपको इसे हटाना पड़ेगा। या कभी कभी ऐसा होता है कोई नई चीज जोड़नी होती है तो भी कोर्ट हेल्प करता है, वो गवर्नमेंट को सजेस्ट करता है कि आप इस चीज को लागू कर सकते हो। तो CAC, तीसरा चौथा पांचवा, 7 पिलर में से 5 पिलर हो गए हैं। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको, ठीक है।
इन सबका हेड, ये कोर्ट का हेड कौन है? सुप्रीम कोर्ट। अगर कभी लड़ाई वड़ाई हो जाती है ऐसे गवर्नमेंट में आपस में बिल्लड़ विल्लड़ हो जाए, कोई मतलब हाथापाई, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा आ जाओ मेरे पास, मैं देख लूंगा चीजें। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? अंपायर है। इसको हम अंपायर भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे फैसले लेता है। अगर कोई फैसला गलत ले लिया गया है तो उसको वापस करना, कोई सही फैसला है तो उसको लागू करना, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें पेज पे फटाफट। अब आपके पास है छठा और सातवां, आरडी। इसको आप याद रखोगे 6-7 को आरडी से। आरडी शर्मा की बुक पढ़ी है, सेम वैसे ही आरडी। आर का मतलब है रिवेन्यू, पैसा। जब आरडी शर्मा की बुक खरीदते हैं तो पैसा जाता है, रिवेन्यू, है ना। और उससे दो फायदे मिलते हैं, डुअल ऑब्जेक्टिव्स। पहला, उसमें एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी होता है, और दूसरा उसमें अलग से क्वेश्चन भी होते हैं। तो 6-7 को आप याद रखना आरडी से। आर मतलब पैसा यानी रिवेन्यू, और डी मतलब दो, डुअल ऑब्जेक्टिव। क्या है ये? अच्छा देखो, हमने पढ़ा कई लेवल होते हैं गवर्नमेंट में। एक सेंट्रल लेवल होता है, एक स्टेट लेवल होता है, और एक लोकल गवर्नमेंट होती है ना। आप एक दो और बना सकते हो, कहीं किसी किसी देश में ज्यादा भी है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पैसों की। अब मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ताकतवर है, वो कहे कि भाई मैं पैसा नहीं दे रहा स्टेट को, सारा टैक्स का पैसा मैं अपनी जेब में डाल लूंगा, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट कहे, तो क्या है, स्टेट के खर्चे कौन पूरे करेगा? कोई भी नहीं। स्टेट में रोड बनना, नालियां बनना, या स्टेट में स्कूल कॉलेज का निर्माण होना, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को पैसा दे नहीं रही है। तो यहां पे क्या होता है, रिवेन्यू में जो हर लेवल की गवर्नमेंट है उसका एक क्राइटेरिया होता है कि उसको इस जगह से पैसा मिलेगा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे रेलवे का पैसा सेंटर के पास चला गया, टैक्स का पैसा सेंटर के टैक्स का पैसा, जैसे मैंने अभी आपको बताया जीएसटी 18% है ना। तो जैसे मान लो दिल्ली है या यूपी है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा, 9% चला जाएगा सेंटर को और 9% चला जाएगा स्टेट को। तो दोनों के पास अपना अपना खर्चा चलाने के लिए पैसा आ गया। तो रिवेन्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना रिवेन्यू के फेडरलिज्म नहीं चलेगा, पैसा होना चाहिए। क्यों नहीं चलेगा? मान लो कोई एक गवर्नमेंट ज्यादा पैसा ले लेती है और स्टेट गवर्नमेंट को देती नहीं है, या लोकल गवर्नमेंट को नहीं देती है, तो वहां के कामकाज जो होंगे वो कैसे होंगे? नालियां कैसे बनेंगी, रोड कैसे बनेगा, पानी की सप्लाई कैसे होगी, ये सब मुश्किल हो जाएगा। तो पैसा बहुत जरूरी है। तो जो हमारा छठा काम है वो क्या है? पैसों का सही तरीके से बंटवारा करना। सातवां काम है डुअल ऑब्जेक्टिव। पहला है सेफ गार्ड और अकोमोडेट। देखो क्या होता है, एक चीज आप जानते होंगे, इंडिया में, इस पूरी दुनिया में इंडिया जितना बायोडाइवर्स कोई भी नहीं है। बायोडाइवर्स का मतलब क्या हुआ? मतलब कि कितने सारे धर्म के लोग रहते हैं, कितनी सारी भाषाएं बोलते हैं, कितने सारे, कोई पहाड़ी इलाके में रह रहा है, कोई समुद्र के इलाके में रह रहा है, तो लोग अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं, है ना। तो इंडिया में क्या है, बायोडाइवर्सिटी है। अब सब लोग अलग अलग तरीके से चाहते हैं। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति आसाम में रह रहा हो, तो उसका क्या चाहत होगी कि मेरी आसामी भाषा को प्रोटेक्ट किया जाए, जब मैं पेपर लिखने जाऊं तो आसामी भाषा में पेपर दूं, है ना। हर व्यक्ति यही चाहेगा। कोई भोजपुरी है, भोजपुरी बोलते हैं उत्तर प्रदेश में लोग, तो वो क्या चाहेंगे कि मेरी लैंग्वेज भोजपुरी रहे, मेरी लैंग्वेज के साथ छेड़खानी ना की जाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फेडरलिज्म दो चीजों का खास ध्यान रखती है। पहला, कि देश में एकता बनी रहे। अगर हमारे देश में एकता नहीं होती तो मैं आपको बताऊं, आज हमारा देश 562 टुकड़ों में बटा होता, यानी एक देश के अंदर 562 देश भारत के अंदर, इसको जोड़ा गया। किसने जोड़ा आपको मालूम होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने हर रियासत को जाके कंबाइन किया और फिर पूरा भारत बना। तो आज अगर हमारा देश एक नहीं हुआ होता, हिंदू कहता अलग, राजपूत कहते अलग, कोई धर्म के लोग कहते अलग, असम के लोग कहते मैं अलग रहूंगा, नागालैंड के लोग कहते मैं अलग रहूंगा, तो ऐसे थोड़ी काम चलता। फिर दूसरे लोग हम पे हमला करके कब्जा कर लेते। तो हम क्या हुआ, हमने एक देश बनाया, यानी यूनिटी। तो गवर्नमेंट का यह काम होता है कि वो इस यूनिटी को अलग ना होने दे। जैसे मान लो बहुत टाइम तक ऐसा हो रहा था इंडिया में कि
बहुत सारे स्टेट जो थे वो ये कह रहे थे कि हमें अलग होना है। जैसे जम्मू कश्मीर कह रहा था हमें अलग देश बनना है, नागालैंड कह रहा था हमें अलग बनना है, मिजोरम कह रहा था हमें अलग, ये अपना मुंबई महाराष्ट्र ये कह रहा था हमें अलग बनना है। तो अगर इस तरीके से चलता तो देश नहीं बन पाता। तो सरकार ने क्या किया, सबके फायदे की बात, सबको प्रॉफिट देना, मतलब कि जो नागा लोग जो चाहते हैं वो उनको दे देना, या कोई और गवर्नमेंट जो चाहती है, कोई और स्टेट के लोग जो चाहते हैं वो उनको प्रोवाइड करवा देना। तो ऐसा हम किस लिए करते हैं, ताकि देश में यूनिटी बनी रहे। ओके, एक मिनट भाई, हालत डाउन। दूसरा, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। मैंने कहा था अभी आपको कि इंडिया के हर रीजन में अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब हर व्यक्ति अलग अलग चीज चाहेगा, तो गवर्नमेंट का क्या काम है, सबको फायदे की चीज देना। बस कर, क्या पीपी कर रहा है। जैसे कि मैं ये कहता हूं कि इंडिया में क्या है, 22 लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया है। ऑफिशियल कह लो या कह लो कि ऑफिस वर्क में यूज होगा, ठीक है। यानी उनमें बच्चे पेपर भी दे सकते हैं, उन भाषाओं में बच्चे एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, सरकारी काम हो सकते हैं उन भाषाओं में। तो 22 लैंग्वेज को ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो जो जिन लोगों की संख्या कम है वो दब जाते और फिर उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पाती, तो फिर फेडरलिज्म का है बात का, फिर फेडरलिज्म भी नहीं हो पाता, है ना। काफी आसान बात। ओके, तो 6-7 है, 6 में रिवेन्यू और 7 में ड्यूअल ऑब्जेक्टिव, जिसमें एक में हमने पढ़ा देश में एकता और दूसरा रीजनल डाइवर्सिटी। ओके, अब हम बात करने वाले हैं 2 रूट्स टू बिल्डिंग अ फेडरेशन। बैलेंस ऑफ 7 पिलर थे, सातों पिलर कंप्लीट हो गए अपने, ठीक है। अब यहां पे 2 रास्ते हैं। हर देश अलग अलग तरीके से काम करता है और अलग अलग तरीके से काम करने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है जिसको हम कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन, और दूसरा रास्ता है होल्डिंग टुगेदर। अब अंतर क्या होता है और इसमें से इंडिया किस पे काम करता है, ये मैप है, इसमें आपको अलग अलग देश बता रखे हैं। कोई देश उस रास्ते को चुनेगा और कोई देश इस रास्ते को चुनेगा। होता क्या है, जो बड़ी कंट्रीज हैं, लार्ज कंट्रीज, बड़े बड़े देश हैं, वो कहते हैं कि हम चुनेंगे होल्डिंग टुगेदर, और दूसरे देश जो जिनका साइज छोटा है वो कहते हैं कमिंग टुगेदर। अब होता क्या है, देखो यहां पे कई सारे देश हैं, अलग अलग तरीके से मार्क हो रखे हैं ना, रेड वाले रेड तरीके से मार्क हो रखे हैं, और इसका कौन सा कलर दिया हुआ है इसमें, ये देखो, जितने भी रेड कलर में है वो सब क्या है, होल्डिंग टुगेदर है, और जितने भी हैं वो ये वाले हैं व्हाइट वाले, वो सारे क्या हैं, कमिंग टुगेदर। अब होता क्या है, देखो कोई देश है, मान लो जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन वगैरह, इसमें क्या होते हैं, जैसे स्कॉटलैंड है, फिनलैंड है ना, इन्होंने क्या किया, ये सारे देश अलग अलग हैं पर ये मिलके क्या बना रहे हैं, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन बना रहे हैं। यानी ये देश तो अलग अलग हैं लेकिन कोई मुसीबत पड़ती है तो एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कमिंग टुगेदर। अब होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, स्टेट अलग अलग होते हैं, बस खाली स्टेट गवर्नमेंट होती है अलग, लेकिन उनके ऊपर कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सबको देखती है, ठीक है। तो जो लार्ज कंट्री हो, बड़ी बड़ी कंट्री होती है, जैसे इंडिया 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है ना, दुनिया में 7वें नंबर पे आते हैं हम, तो हमारे अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं। ये स्टेट्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, तो इसको कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। और जब देश अलग अलग हो पर वो मिलके एक साथ बन जा रहे हो तो उसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर, फेडरलिज्म के 2 रास्ते हैं। ओके, आगे हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं कमिंग टुगेदर की। थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूं इसको, थोड़ा सा और समझा देता हूं मैं आपको कैसे हो गए होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर की, जिसमें सबसे पहले है कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में मैंने आपको क्या बताया, अलग अलग देश आते हैं, वो आपस में मिलते हैं और
एक बड़ा यूनिट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो पहले ही छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे हैं, तो वो आके साथ मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो कोई दूसरा बड़ा देश उन पे कब्जा कर लेगा। तो ऐसे देश जो आपस में साथ मिलके एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ग्रेट ब्रिटेन का। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश है? जैसे कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ठीक है, ये सारे देश और भी दो चार है, फिनलैंड वगैरह, ये सब मिलके एक देश बनाते हैं, ठीक है। तो इस फेडरेशन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? कमिंग टुगेदर। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर ये अकेले अकेले रहेंगे तो क्या होगा, कोई दूसरा देश इन पे कब्जा कर लेगा, इनकी सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचेगा, इनकी आइडेंटिटी खराब हो जाएगी, ठीक है, और इनकी सिक्योरिटी को खतरा होगा। मतलब कोई पड़ोसी देश, क्योंकि ये छोटे हैं, तो कोई बगल का पड़ोसी देश क्या करेगा, इन्हें इन पे कब्जा कर लेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, पहले ही किसी बड़े देश के साथ मिल जाते हैं, या छोटे छोटे देश आपस में मिलके एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं, तो इसी को कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल है, ऐसा कौन कौन करता है? अमेरिका, अमेरिका में देखो कनाडा भी है ना, बहुत सारे देखे हमने। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिला के बनते हैं कई सारे, क्योंकि अगर ये अलग अलग होते तो इन पे कोई दूसरा कब्जा कर लेता। इसे हम कहते हैं कमिंग टुगेदर। इसमें पावर का बैलेंस कैसे बनता है? इसमें क्या होता है, सबके पास एक एक फेडरल गवर्नमेंट होती है। जैसे स्कॉटलैंड की अलग गवर्नमेंट है ना, शायद यूके इसमें नहीं आता है मेरे हिसाब से, एक मिनट, आता होगा। अमेरिका है जैसे कि, तो अमेरिका में कनाडा की अलग गवर्नमेंट है ना, वहां के राष्ट्रपति अलग है, प्रधानमंत्री अलग है, मतलब, और सारा जो एरिया मिल जाता है, जब पूरा अमेरिका मिल जाता है, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं हम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका मतलब पता है क्या? यूनाइटेड का मतलब होता है एक, सारे स्टेट मिलके क्या बना रहे हैं, एक अमेरिका बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अलग अलग स्टेट में प्राइम मिनिस्टर अलग अलग होंगे और सब मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो सबको कैसी पावर मिलती है? इसमें इक्वल पावर मिलती है, ठीक है, सबको इक्वल पावर मिलती है। दूसरे तरीके को हम पढ़ने वाले हैं, ये है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ये कमिंग टुगेदर से ठीक अलग है, क्योंकि कमिंग टुगेदर में क्या है, अलग अलग स्टेट मिलके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही छोटे हैं। लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, देश पहले से बड़ा है और अकेला संभालना मुश्किल हो रहा है उस देश को, तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे स्टेट बना देगा। और वहां पे जैसे इंडिया में दिल्ली एक अलग स्टेट है, यूपी एक अलग स्टेट है, कर्नाटका, केरल, मिजोरम अलग अलग स्टेट है, और सब पे क्या है, एक एक स्टेट गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट क्या करती है, उस स्टेट को चलाती है, लेकिन पूरे देश को कौन चला रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या हमारे अंदर देश अलग अलग है? नहीं, हमारे अंदर बस स्टेट अलग अलग है, देश एक ही है, ठीक है। तो ऐसे को कहते हैं हम होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर के एग्जाम्पल याद रखना सबसे आसान है। इसके लिए ट्रिक है, एसबीआई। एसबीआई बैंक जानते होगे आप, है ना। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे कि होल्डिंग टुगेदर के, जैसे कि मैंने अमेरिका इधर एग्जाम्पल दिए थे, यूएसए, है ना, इसका एग्जाम्पल क्या लोगे? यूएसए कमिंग टुगेदर का, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एसबीआई। एसबीआई मतलब, एस मतलब स्पेन, स्पेन, बी से बेल्जियम और आई से इंडिया। ये देश जो हैं ये फॉलो करते हैं होल्डिंग टुगेदर को, यानी ये देश पहले से ही बड़े हैं और उसके बाद इसमें छोटे छोटे स्टेट्स बना के पावर दे दी गई है गवर्नमेंट को, ठीक है। एसबीआई से याद रखेंगे, अनइक्वल पावर आर कॉमन, सम कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड स्पेशल पावर। तो इसमें क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर वाले में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर होती है। अच्छा, इसका एक नुकसान है। नुकसान क्या है हमारे पास, कि इसमें कभी कभी क्या होता है ना, किसी स्टेट को पावर ज्यादा मिल जाती है, किसी स्टेट को पावर कम मिल जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अनइवन में, तो आप एक चीज देखेंगे, जैसे मान लो गवर्नमेंट की कोई वैकेंसी निकलती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसमें क्या करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं, तो उनको थोड़ा सा पावर ज्यादा दी जाती है, ताकि वो और अच्छे से काम कर सके और इंडिया से जुड़ सके। तो ये भेदभाव इसमें रहता है
कुछ कारणों से भेदभाव रहता है, यानी अनइक्वल पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सभी स्टेट्स को बराबर पावर नहीं दी जाती है। किसमें? होल्डिंग टुगेदर में। ठीक है, देश के नाम पूछे तो एसबीआई, स्पेन, बेल्जियम और इंडिया, आप याद रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया को फेडरल क्या बनाता है? इंडिया क्यों फेडरल सिस्टम है? तो ये 3 लिस्ट है, मेरे पीछे दिख रही होगी आपको। इन 3 लिस्ट के कारण इंडिया फेडरल है। ठीक है, तो अभी की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये ज्यादा हो 1 घंटा लगभग और लग जाएगा, तो हम इसके लिए सेकंड वीडियो नेक्स्ट वाले में हम कोशिश करेंगे इसको पूरी तरीके से खत्म कर दें। तो इसी तरीके से आप देखते रहे हमारा चैनल, और नई नई वीडियोस आ रही हैं, अपडेट हो रही हैं। कोई क्वेरीज के लिए आप कमेंट सेक्शन का यूज कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। और इस नए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वन टॉपिक।